हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखेंगे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं भी उसे 2-3 बार आप लोगों को करवा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये आप लोग पहला क्वेश्चन ही देख रहे होंगे, तो अगर आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसे कई बार कर लिया होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे CHSL का एग्जाम दे लेंगे, चाहे CGL का, चाहे यूपी पुलिस का, आप लोग देखने को किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गज़ल सम्राट बहुत पूछे जाते हैं और कई बार तो इनकी जो गज़ल है उसे एक लाइन लिख कर दे दिया जाता है और पूछा भी गया है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, ये वाला किसका गज़ल है पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये वाला किसका है, जगजीत सिंह का है और इन्हीं को गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो पंकज उदास है, मेहंदी हसन है, ये भी कौन है, ये भी गज़ल से ही संबंधित है, लेकिन गज़ल सम्राट पूछा जाए किसे कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे जगजीत सिंह को। अच्छा, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि जगजीत सिंह जी को पद्म विभूषण कब दिया गया, तो ध्यान रखेंगे 2003 में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, गोवा और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि गोवा और नुआ मुंडी खदानें जो हैं वो किस राज्य में है, वो झारखंड में। और झारखंड में भी कहाँ है, ये स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला जो है उसी में ये खदान स्थित है, गोवा और नुआ मुंडी। और ध्यान रखेंगे किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक लौह अयस्क है, लौह अयस्क खदानें हैं। तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गोवा और नुआ मुंडी खदानें किस राज्य में स्थित है, झारखंड में। किस जिला में है, तो सिंहभूम जिला में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नटवरी नृत्य शैली किससे संबंधित है। अब देखिए, एक पूछा जाता है नटवरी और एक पूछा जाता है नट्टूवार। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नट्टूवार और नटवरी में फर्क है, अंतर है दोनों में। नट्टूवार, तो नट्टूवार जो है आप लोगों को पता होगा कि नट्टूवार कौन होते हैं। भरतनाट्यम डांस में आप लोगों को पता होगा कि जो कविता का पाठ करते हैं उन्हें नट्टूवार कहा जाता है। लेकिन ये जो नटवरी नृत्य शैली है ये कथक से संबंधित है, ये कथक की है और कथक क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश का है। लेकिन वहीं बात कर ले भरतनाट्यम की, वो तमिलनाडु का है। और जो तमिलनाडु डांस में, क्लासिकल डांस में जो कविता का पाठ करता है उसे नट्टूवार बोला जाता है। तो पूछा जाए नट्टूवार किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। और पूछ लिया जाए नटवरी कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि कथक क्लासिकल डांस से एक पूछे जाते हैं बहुत, पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे अभी, और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, कुमुदिनी लाखिया का भी हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसलिए ये किससे संबंधित थी, तो ये कथक से संबंधित थी, इसलिए बहुत पूछी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पूछी जाएंगी कि कुमुदिनी लाखिया का संबंध किससे था, किस क्लासिकल डांस से। तो ध्यान रखेंगे कथक से था। और कथक जो है, कथक से नटवरी नृत्य शैली संबंधित है। अच्छा, जो ये कथक क्लासिकल डांस है, इसे पूछा जाए कि किसने पुनर्जीवित किया था, तो लेडी लीला सोखे ने। किसने, लेडी लीला सोखे ने। तो यहाँ से आप लोगों के कई क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे कि नटवरी नृत्य शैली किससे संबंधित है, कथक से। नट्टूवार किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से। कुमुदिनी लाखिया का संबंध किससे है, तो कथक से है उनका भी। और ध्यान रखेंगे इसे पुनर्जीवित किसने किया था, तो लेडी लीला सुखी ने। आई होप अब आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 हैं, सभी लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आप लोगों को पता होगा कि 3 पानीपत की लड़ाई हुई थी। तीसरी की बात कर ले तो आप लोगों को भारत का दक्षिणी में पता होगा। तो इधर अफगानिस्तान से कौन आए थे, अहमद शाह अब्दाली,
अफगानिस्तान से इधर कौन आए थे? अहमद शाह अब्दाली। और इधर से मराठा गए थे। तो ध्यान रखेंगे कि इधर से आए थे अफगानिस्तान से कौन? अहमद शाह अब्दाली। और इधर से आप लोगों को पता होगा मराठा गए थे। तो ये युद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। और इसमें मराठा हार गए थे, आप लोगों को पता होगा। तो पूछा जाता है कि दोनों पूछी जाती हैं, बस यही दो बातें पूछी जाती है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। किन के बीच हुई थी? तो इधर से मराठा रहे थे और इधर से अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में हुई थी। जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। अच्छा, दो पानीपत की लड़ाई और हुई है। पहला तो सभी को पता होगा 1526 ये तो सभी को पता होगा किसके बीच हुआ था। तो इधर से बाबर था एक तरफ से और एक तरफ से एक मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। और इधर कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और इधर कौन थे? तो बाबर थे। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में। अच्छा, वहीं पूछ लिया जाए कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तीन है ना, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई आप लोगों को पता होगा हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में। तो अब आप लोगों को पानीपत की तीनों लड़ाई के बारे में पता चल गया। पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 ईस्वी में अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अच्छा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर, मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अभी ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेंगे, एक क्वेश्चन मिलता ही है अक्सर जब पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जाएगा। आप भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इन्हीं में से एक पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर है सिंहली। कौन सा है? सिंहली। तो ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका की है। ये कहाँ की है? ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा की बात कर लें तो ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। किस देश की है? भूटान की। अच्छा, बर्मी म्यांमार की है। और दरी या पाश्तो, इसे बोला जाता है दरी या फिर पाश्तो भी कभी कभी आ जाता है। तो ये है अफगानिस्तान की। तो दोनों ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, श्रीलंका की सिंघली, जोंगखा भूटान की, म्यांमार की बर्मी और दरी कहाँ की है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान की है। तो अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, इसका तत्कालिक कारण क्या था? कई बार पूछा गया है तत्कालिक कारण इसका। तो कई बार इस तत्कालिक कारण पूछा गया है 1857 की क्रांति का विद्रोह का। तो आप लोगों को पता होगा एनफील्ड राइफल का प्रयोग। आप लोगों को पता होगा कि सेनाओं में क्या किया गया था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। और जिसमें ये बात उठी थी कि इसमें जो कारतूस का प्रयोग किया गया है वो गाय और सुअर के चमड़ों के प्रयोग किया गया है उसमें। और उस चलाने के लिए कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनाएं जो भारत की थी उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसीलिए सेनाएं जो हुई वो भड़क उठी थी। तो इसका तत्कालिक कारण क्या बना था? यही एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुई थी? तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मेरठ से हुई थी। पूछा जाता है क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। अच्छा, पूछा ये भी जाता है कि इस क्रांति को दबाने के लिए मुख्य रूप से जो अंग्रेजों के द्वारा सेनापति नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो कैंपबेल थे। तो ये सारी बातें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जो क्वेश्चन है उसे देखिए। बिहार से क्रांति का विद्रोह जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था भारत के राजाओं में से? तो ध्यान रखेंगे, बिहार से जो थे वो जमशेदपुर से किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो बिहार से किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। अच्छा, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों पूछे जाते हैं। नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो ध्यान रखेंगे, नाना साहब का नाम भी पूछा जाता है कि अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम धोदू पंत था और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, इन्होंने कहाँ से किया था? तो झांसी से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह
बिहार से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहेब कानपुर से। अच्छा, वहीं से पूछ लिया जाए कि ग्वालियर भी बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ग्वालियर से तात्या टोपे, जिनका अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे, इन्होंने ग्वालियर से किया था। तो और रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम भी पूछा गया है कई बार, आप लोगों ने देखा होगा, तो मणिकर्णिका इनका अन्य नाम था, यानी कि जो घर में बुलाया जाता था तो मणिकर्णिका था। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, इनका अन्य नाम मणिकर्णिका। बाबू कुंवर सिंह बिहार, ये राइट आंसर है। बेगम हजरत महल लखनऊ, नाना साहेब का अन्य नाम धोंदूपंत, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे जिनका अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय जी ने, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, उन्होंने दिल्ली से किया था। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश, एमपी की है। ये आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की है। इसके तहत क्या प्रदान नहीं किया जाएगा? लैपटॉप, ये ध्यान रखेंगे। रोजगार, कौशल, इसीलिए और वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें प्रदान की जाएगी, लैपटॉप नहीं। ये राइट आंसर है। सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अशुशक्ति की इकाई स्थापित की? तो अशुशक्ति का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। इससे ज़्यादा किसने आविष्कार किया था? इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन ये आता है कि एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे 746 वाट के बराबर होता है। एक आप लोग देखेंगे अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे 746 वाट होता है। और किसने स्थापित किया था? तो जेम्स वाट ने, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी तो सभी लोगों को पता होगा, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? तो आप लोगों को पता होगा, सचिन तेंदुलकर जी की। सौरव गांगुली की आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। उसके बाद पता होगा आप लोगों को, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनकी बहुत पूछी जाती है, चाहे वो कपिल देव, आप लोगों को पता होगा कौन सी है उनकी, फ्रॉम द हार्ट्स किसकी है? ये कपिल देव की है। और उसके बाद युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की पूछ लिया जाए तो द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये सभी आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। तो सौरव गांगुली की कौन सी है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अच्छा, आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? ये अभिनव बिंद्रा जी की है। किसकी है? अभिनव बिंद्रा। अच्छा, अभिनव बिंद्रा जी से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यानी कि बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 में बीजिंग में इन्होंने शूटिंग में, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था भारत को। और व्यक्तिगत रूप से पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा जी। तो ध्यान रखेंगे 2008 में बीजिंग में, जो चीन में बीजिंग में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था। और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले व्यक्ति भारत के हैं अभिनव बिंद्रा जी। और इस बार पेरिस ओलंपिक में तो इन्हें आप लोगों को पता होगा कि अवार्ड भी मिला है। ओलंपिक आर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को ही सम्मानित किया गया है। तो ओलंपिक आर्डर से इस बार इन्हें 2024 में सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था। आ शॉट एट हिस्ट्री इनकी पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स किसकी है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो विपिन चंद्र पाल की है। लाल बाल पाल, आप लोगों को पता होगा ये तीनों नाम। तो ध्यान रखेंगे कि मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स किसकी है? ऑटोबायोग्राफी विपिन चंद्र पाल की। आ शॉर्ट हिस्ट्री मैंने बताया अभिनव बिंद्रा। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। ये सौरव गांगुली वाला हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और प्लेइंग इट माई वे किसकी है? तो ये सभी लोगों को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी की है। और सचिन तेंदुलकर जी को आप लोगों को पता होगा कि ये एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है क्रिकेट के, और सबसे कम उम्र में मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है? तो आप लोगों को पता होगा मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस है, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार आप लोगों को पता होगा कि जो भरतनाट्यम डांस है, इसे सादिरट्टम नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद दासी नृत्य भी इसी का नाम है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो जादूगरनी का नृत्य है, ये कौन सा क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे कि मोहिनीअट्टम।
मोहिनीअट्टम और जो कथकली है ये केरल के क्लासिकल डांस है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कथक अभी मैंने ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश का है, कुमुदिनी लाख्या इससे संबंधित है। और नटवरी भी, जो नटवरी नृत्य शैली है वो कथक से ही संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि ये 42वां और 44वां कन्फ्यूज कर देता है। तो 4 और 2 6 होता है, तो 1976 जब आएगा तो वो 42वां हो जाएगा। और 448 होता है, तो जब 1978 पूछा जाता है, जब पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो 1978 होता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इसलिए कई बार ये याद है। और 42वें संविधान संशोधन को ही आप लोगों को पता होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसलिए इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, श्री जगन्नाथ जी मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि श्री जगन्नाथ जी मेला मुख्य रूप से पूरी उड़ीसा में होता है, रथ यात्रा निकलती है, लेकिन ये अलवर में भी लगता है। तो ध्यान रखेंगे कि श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो अलवर में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो आप लोगों को पता होगा रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है? रेखीय संवेग। अब बात कर ले कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। और वेग की बात कर ले तो मीटर पर सेकंड होता है, तो यूनिट क्या बन जाएगी हम लोगों की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे, रेखीय संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अच्छा, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम हो जाएगी, और वेग का मात्रक या इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? मैंने कई बार बता दिया है, ये कुतुब मीनार ही नहीं आएगा, शहीद मीनार भी आ सकता है, चार मीनार भी आ सकता है, चांद मीनार भी आ सकता है। एक चार मीनार है और एक चांद मीनार है, ध्यान रखेंगे। तो कुतुब मीनार तो सभी को पता है दिल्ली में है। वहीं बात कर ले चांद, ये चांद, ये ध्यान रखेंगे, चांद मीनार पूछे तो ये दौलताबाद में है। और अगर सिर्फ चार मीनार पूछ ले तो इसका आंसर फिर ये नहीं होगा दौलताबाद, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बात कर ले कि, तो इतना ध्यान रखेंगे क्या, अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ है तो दिल्ली में है। अच्छा, शहीद मीनार पूछ ले, जो कि बहुत पूछा जाता है, तो शहीद मीनार पूछ ले तो कोलकाता में है। चांद मीनार पूछ ले तो ध्यान रखेंगे ये दौलताबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 देखिए 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की, मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवा दिया है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कभी कभी पूछेगा कि कब की थी, तो 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस सभा की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामचंद्र पांडुरंग सभा की स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र पांडुरंग सभा की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अगर आप लोगों ने यूपीपी का वाला पेपर देखा होगा जो पहले हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मूंगा चट्टान पूछा गया था, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, कि भौगोलिक स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन आया था यूपीपी में, ध्यान रखेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे मूंगा चट्टान भी कहा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 के बारे में जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, पहली बात तो ये 5 रिट जारी करता है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है।
और अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो अब देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन इससे हो आप लोग बना सकते हैं। क्या है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समानता या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। आप लोगों को पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, और एक होता है उत्प्रेषण, और एक होता है अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अच्छा, हाई कोर्ट की बात कर ले तो वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। उपाधियों का अंत आप सभी लोगों को पता होगा, आर्टिकल 18 में इसका वर्णन है। और विधि के समक्ष समानता, ये सभी लोगों को पता होगा, विधि के समक्ष समानता ये 14 में है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? आर के नारायण निम्नलिखित में से किसके लेखक है? अनटचेबल, द गाइड, गोदान, या इनमें से कोई नहीं। तो अनटचेबल की बात कर ले तो अनटचेबल बहुत पूछी जाती है, किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। 1935 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो मुल्कराज आनंद की है। अनटचेबल बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे ये भी। अच्छा, द गाइड किसकी है? ये है आर के नारायण की। आर के नारायण की कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे द गाइड। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सारी किसकी है? प्रेमचंद की है। और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? वो मुंशी प्रेमचंद्र को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रेमचंद्र की है गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सारी। द गाइड किसकी है? आर के नारायण की। अनटचेबल किसकी है? मुल्कराज आनंद की। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? देखिए, कभी कभी भीमसेन जोशी आ जाएंगे, कभी कभी करीम खां आ जाएंगे, कभी कभी गंगूबाई हंगल आ जाएंगी। तो ये किराना घराना बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराना से संबंधित है। अच्छा, इसके फाउंडर पूछ लिया जाए तो वो करीम खान है। कौन है? करीम खां। पूछा जाए कि किराना घराना के संस्थापक कौन है? वो करीम खां है। और ज़्यादातर तो ये भी पूछी जाती है, कौन? गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो ध्यान रखिएगा, किराना घराना। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना। फाउंडर मैंने बताया करीम खां है। कौन है? कौन है? तो ध्यान रखिएगा, करीम खां है। तो भीमसेन जोशी, वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी, वाहिद खान, करीम खान, गंगूबाई हंगल, ये सारे किससे संबंधित है? किराना घराना से। ध्यान रखेंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी जुलाई 1946 में, 1946 में, उसमें टोटल मेंबर 389 थे। उसमें टोटल, इसमें पूछा जाए कि कितनी महिलाएं थी, तो उसमें केवल और केवल 15 महिलाएं थी। और ये पूछा जाता है कि जब संविधान को पारित किया गया था तो उस पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? तो 284। कितने? 284। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन आया है कि जब उस पर सिग्नेचर किया गया था पारित करने के लिए, तो कितने लोगों ने, कितने मेंबर ने उस पर सिग्नेचर किया था? 284। अच्छा, पूछा जाता है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो किस प्रांत से थे? तो ध्यान रखेंगे, वो बंगाल प्रांत से थे। किस प्रांत से थे? बंगाल प्रांत से थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।